आफ्टरनून। पिछली क्लास में हम लोगों ने गायत्री यज्ञ गायत्री के बारे में पढ़ा था, गायत्री मंत्र की महत्ता के बारे में, महत्व के बारे में, और विभिन्न महापुरुषों ने क्या। यस, गुड आफ्टरनून। विभिन्न महापुरुषों ने गायत्री के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है उनके। अच्छा, गुड आफ्टरनून। तुम्हारी दीदी है कि भाई है, भैया है क्लास में? कौन है? अच्छा, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा गुड आफ्टरनून एवरीवन। संस्कृत भाषा हमारे चैप्टर का नाम है नैतिक शिक्षा। पाठ 6 नैतिक शिक्षा। पाठ 6 नैतिक शिक्षा हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की विशेषता के बारे में बताया गया है, और संस्कृत भाषा में कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं, कैसी प्राचीन भाषा है ये, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ध्यान देंगे हम लोग पाठ पर। संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम साहित्य भाषा में लिखा गया। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। ठीक है, तो हमारा जो प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत, और उसे देववाणी कहा गया है या सुर भारती भी कहा गया। सुर भारती का अर्थ होता है, सुर का अर्थ हुआ देव, और भारती यहाँ वाणी के लिए कहा गया है, वाणी। तो देवों की वाणी है संस्कृत भाषा, ये भाषा देवों की वाणी है। उसके बाद देखें, संस्कृत की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। तो संस्कृत की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। तो जितनी भी संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं और संस्कृत द्वारा जो परिष्कृत भाषा है उसमें सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। तो आप लोग बच्चे सुन रहे हैं? ओके, अच्छी बात है, सुन रहे हैं, वेरी गुड। संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द कैसे बना है? संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, बताओ। पहले ये बताओ कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग प्लस क्रिया। ठीक है, क्री धातु से बना हुआ सम उपसर्ग से युक्त कोई शब्द हो तो इसमें म का अनुस्वार हो जाता है और आधा स का आगम हो जाता है। तो संस्कृत ये बन गया, सम जोड़ कृत संस्कृत। उसी प्रकार सम जोड़ कारक, व्यंजन संधि है यहाँ, सम जोड़ कारक क्या हो गया? संस्कारक। सब उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना हुआ जो कोई भी शब्द हो, क्री धातु से बना हुआ कृतम, संस्कृतम हो गया, संस्कृतम। तो सम जोड़ कृतम संस्कृतम, सम जोड़ कारक संस्कारक। तो इस तरह से इसका विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद। ये तुम लोग को जानना बहुत आवश्यक है।
तो संस्कार की हुई भाषा संस्कृत, संस्कार की हुई भाषा संस्कृत कहलाती है। संस्कार मतलब सजाई हुई, शुरू से उसमें सजावट, उसमें सुधार, सजती गई, उसमें बढ़ोतरी होती गई, वृद्धि होती गई। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। तो संस्कृत बोलने वालों और लिखने वालों ने संस्कृत की सभ्यता का निर्माण किया है। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है। तो संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है। तो इसका जो प्रयोग है वो सिर्फ सबसे पहले वाल्मीकि रचित रामायण में मिलता है। और जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बनने लगी, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। तो जब पाली और प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब इन भाषाओं से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। वो संस्कृत भाषा, संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे अपना अस्तित्व इसमें विराजमान है। ठीक है, हमारा अस्तित्व ही इसमें विराजमान है। हमारी आत्मा इसमें बसती है। ठीक है, अमित कुमार चैप्टर का नाम क्या है? अमित चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अमित कुमार बोलो जल्दी। तुमने अनम्यूट मैंने नहीं किया, अनम्यूट तो किया है मैंने। यशवी राज, चैप्टर का क्या नाम है? प्रियांशु रजक, हाँ हाँ, प्रियांशु रजक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। प्रियांशु बताओ तो, प्रियांशु, तमन्ना बताओ तो, कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा के बारे में बताया गया है? संस्कृत भाषा, वेरी गुड। संस्कृत भाषा, प्रियांशु ने नहीं बताया। कौन सी भाषा के बारे में बताया जा रहा है? हाँ, धीरज, धीरज, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या है? संस्कृत का संधि विच्छेद क्या है? देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है संस्कृत। हाँ, वो तो संस्कार का हो गया। संस्कृत का क्या होगा? संस्कृत का क्या होगा? समजोड़ कृत, यस, समजोड़ कृतम संस्कृतम, संजोड़ कृति संस्कृति, समजोड़ कार संस्कार। सर्व पूर्वक क्री धातु से संपन्न जब भी कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार और आधा स का हल, स का दंत, स का आगम, संस्करण, समजोड़करण, संस्करण। ठीक है, समजोड़ कृतम संस्कृतम, समजोड़ कृति
संस्कृति, समजोड़ कार, संस्कार। इस तरह से शब्द बना। भारत, संस्कृत और भारतवासियों का कैसा संबंध है? संस्कृत और भारतवासियों का क्या संबंध है? माता और पुत्र का संबंध है, ठीक है। प्राचीन, हाँ, माता और पुत्र। अब बताओ, प्राचीन वेद, साहित्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए किसकी रक्षा आवश्यक है? हाँ, संस्कृत भाषा की रक्षा। हाँ, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। कितने ही शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में लिए गए हैं, जैसे ते शब्द, ते है, ते मतलब वे सब, और इंग्लिश में क्या हो जाता है? दे, ते, दे। यूयम से ही निकल गया यू शब्द। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में प्रयोग है, और मूलतः वे शब्द संस्कृत भाषा के हैं। नियर, नियर संस्कृत में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। हाँ, अच्छा, अब देखो संस्कृत, अच्छा, हिंदी भाषा में तो शब्द लिए ही गए हैं, सारे तत्सम शब्द है। और बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे तुमको उड़िया है। उड़िया में क्षीर का प्रयोग, क्षीर का अर्थ होता है दूध, और क्षीर का संस्कृत में अर्थ होता है दूध। क्षीर सागर सुनी हो तो क्षीर का अर्थ होता है दूध। कदली संस्कृत में है और उड़िया में कदली बोलते हैं। तो कदली का फलम हो गया केला, और वहां भी इसको बोलते हैं कदली। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो सभी भाषाओं में लिए गए हैं। हमारे भोजपुरी भाषा में लोक शब्द बोला जाता है, लोक रहा है। लोकना मतलब देखना, अवलोक्य, लुक धातु से बना है, अवलोक्य, देखकर। अब देखो आगे, घाम शब्द हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं घाम, लेकिन घाम शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द है। इसका प्रयोग माघ ने अपनी रचना में किया है। घाम, घाम का अर्थ होता है धूप, बहुत तेज धूप। अब देखो आगे, हाँ, घाम संस्कृत शब्द है। तो देखेंगे कि सारी भाषाओं में संस्कृत भाषा से शब्द विग्रहण किए गए हैं और आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखें, अब आगे बढ़े हम लोग कि संस्कृत भाषा का हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसी में है, हमारा अस्तित्व उसी में है। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। विदेशी लोग हमारी ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोज कर हमारा हमारा अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं। हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझते लगते हैं। सोचो कि हमारा जितना भी ज्ञान है, जो भी थ्योरी है साइंस का, यहाँ तक कि जो नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, जो नई नई चीज़ें को जो बनाया जाता है, इन्वेंशन हो जाता है, वो सब हमारे वेद में लिखा हुआ है। और वे लोग, विदेशी लोग, हमारे ही ज्ञान को चुरा करके उसे पेटेंट बना करके उसे अपने अपने नाम का ठप्पा लगाते हैं, और हम भारतीय लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम इतने प्रमाद में हैं, हम इतने आलस्य से भरे हुए हैं कि अपनी भाषाओं को ही, अपनी भाषा को, अपने ग्रंथों को समझकर नहीं समझते हैं, और उसको हमें ही उस ज्ञान को पढ़कर खुद से समझना चाहिए, और हम अपने मौलिक ज्ञान को समझे संस्कृत भाषा को पढ़कर। योग, आज पूरे विश्व में योग फैल चुका है। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे ही देश से हुई, हमारे, हाँ, तो हमारे ही, हाँ,
आया, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड नॉलेज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात। इम्पोर्टेड नॉलेज यानी कि विदेशी ज्ञान को हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी सोचते हैं कि न्यूटन का है, लेकिन ये सब हमारे ही वेद में पहले ही से ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। ऐसे ही जितने भी ज्ञान है, अभी तो मुझे नहीं उतना पता है, जितना आर्किमिडीज का ज्ञान है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जितना भी रसायन का जो है, या जितना भी अस्त्र शस्त्र बनाने का जो विधि है, हमारे वेद ज्ञान में सारा भरा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ने की फुर्सत हमें नहीं है। सब कुछ वहाँ है। चरक संहिता, जितना आयुर्वेद, सारी बीमारियों का वहाँ पर उपचार दिया हुआ है। खान पान कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमारे वेद में दिया हुआ है। स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए। हम बहुत उन्नत थे, हम बहुत आगे थे, सभ्यता से में श्रेष्ठ थे, लेकिन हम इतने सहनशील थे कि विदेशी लोग हमारे आप ऊपर आ करके हमारी चीजों को चुरा करके विदेशी लोग वहां वापस ले गए हैं। नालंदा, जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ की जो पुस्तकालय है, वो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार था, और उसे आतताइयों ने उसे जला डाला। और सुना जाता है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना इतना समृद्ध था, इन पुस्तकों से भरा हुआ था, कि उसको दिया गया आतंकवादियों द्वारा, विदेशियों द्वारा, और वो 6 महीने तक वो जलता रहा था। हुएन आया था, फाहियान आया था, वो सारे यहाँ पर आकर घूम के गया था, यहाँ की विशिष्टता को देख करके गया था। तो ये तो बहुत अभी हम अगर इसके इतिहास में जाएं तो हमें बहुत तकलीफ होगी कि हम इतने उन्नत हैं, हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार, वो पूरे पूरे विश्व के द्वारा पूरे विश्व के द्वारा अपनाए जाने योग्य है, और हम ही उसे नहीं अपनाते हैं। सुबह उठने का, प्रातः उठने के कितने लाभ हैं। प्रातः तो सब कुछ यहाँ संस्कृत भाषा की पुस्तकों में दिया हुआ है। अब देखें हम लोग आगे, भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है, एवं उनमें से जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह गुरुओं के, संत गुरुओं के क्या थे, 10वें गुरु थे, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, पटना में, पटना सिटी में उनका जन्म हुआ था। हमारे, हाँ, तुम ही सोचो कि ये हमारा बिहार कितना गौरवशाली है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब यहीं से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और यहाँ पर ये गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म इसी स्थल पे हुआ था, 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था, और उनका 10म ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा के अपेक्षा अधिक सरल है। अभी मैं आपको एक ये उदाहरण बताती हूँ कि वह नियम पर कितना चलता है। नियम पर कितना चलता है मैं आपको बताती हूँ। आज ही मैं
7th क्लास का होमवर्क टाइप कर रही थी, ठीक है, होमवर्क टाइप कर रही थी, जिसमें मैंने उन्हें होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया, तव्यत प्रत्यय से 5 शब्द बनाए। जैसे ही मैंने तव्यत टाइप किया, जैसे ही मैंने तव्यत टाइप किया हिंदी में, तो वहां पर नीचे में जो आ गया, खुद से आ गया ऑटो करेक्ट में, कितने बताऊं मैं, खादितव्यम, पठितव्यम, द्रष्टव्यम, तीनों शब्द आ गए। कैसे आया ये? क्योंकि ये सिस्टम पे चल रहा है। तव्यत से संबंधित तीनों शब्द नीचे आ गए। तो कुछ तो है यह, कुछ तो इसमें नियम पर चलने की बात है। अहम के साथ जब मैं अहम लिखती हूँ तो अस्मि आ जाता है, स के साथ अस्ति आ जाता है। तो कैसे होता है? चूंकि नियम पर चल रहा है, नियम पर चलने के कारण यह सीखना बहुत आसान है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजों के गुलामों ने संस्कृत को की कठिनता का झूठा प्रचार किया। वो इतने भयभीत हो गए अंग्रेज की, वे उन्होंने इसकी क्लिष्टता का झूठा प्रचार किया। क्लिष्टता मतलब कठिनता, कि यह भाषा बहुत कठिन है, आम जनों के द्वारा ये नहीं जानी जा सकती, साधारण जन इसे नहीं समझ सकते, इसका प्रचार इन्होंने किया। अब क्या है? इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की, विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि के वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। संस्कृत भाषा को पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। बुद्धि तीक्ष्ण होने से गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या। अध्यात्म का क्या अर्थ हुआ? अध्यात्म कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मेडिटेशन, ये तो सही है। अध्यात्म का अर्थ हुआ मेडिटेशन, ठीक है। अध्यात्म का अर्थ हुआ मेडिटेशन। अब हम इसका विच्छेद करें। हाँ, तो इसका अध्यात्म का हम लोग संधि विच्छेद करें। यण संधि है अध्यात्म। अध्यात्म बोलो तो क्या होगा? प्लीज एनीवन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अध्यात्म, एनीवन? नहीं। यण संधि का क्या नियम होता है? यण संधि का नियम, यण संधि को यण की ई का यह हो जाता है। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द है, ठीक है। अध्यात्म शब्द और अधि, अधि उपसर्ग है प्लस आत्म, है ना। अध्यात्म समझ गए तुम लोग? अधि जोड़ आत्म, अध्यात्म, अपनी आत्मा के अंदर झांकना, अपनी आत्मा को समझना अध्यात्म है। मेडिटेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। हाँ, योग, बिल्कुल, योग भी इसको कह सकते हैं। अब योग को भी तुम लोग समझो कि योग क्या है। योग क्या है? योग क्या है? आत्मा
योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छा ये बताओ, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक, इसका अर्थ क्या है? इसका शब्दार्थ क्या होगा? योग का शब्दार्थ क्या होगा, पहले बताओ। नहीं, योग योग का अर्थ हुआ, योग अर्थात जोड़ना, जोड़। योग का अर्थ होता है जोड़, जुड़ना। दिख रहा है? योग का अर्थ हुआ जोड़, जोड़। अब जोड़ किसका? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। अध्यात्म वाला योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। हम जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम परमात्मा के साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया में रहते हैं। हम उस सर्वोपरि जो बल है, शक्ति है, उससे जुड़ने का छोटा प्रयास करते हैं, उसे ही कहते हैं योग। अब समझ गए? अध्यात्म समझ गए? अधिजोड़ आत्म, अपनी आत्मा को समझना अध्यात्म। योग का अर्थ हो गया जोड़। किसका जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, वो हो गया योग। और योग के क्या है? 8 सोपान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़े। संस्कृत भाषा एक बार में एक क्लास में पढ़ने लायक, ये इतनी छोटा नहीं है, ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक दिन में समाप्त हो जाए। पढ़ने लगे तो इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। संस्कृत में जानने के लिए इतने इसके आयाम हैं, इसका साहित्य इतना गहरा है, हमारा पूरा संस्कार टिका हुआ है इस संस्कृत भाषा पर। अब देखें, अब हम लोग देखें कि दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या की असीम ज्ञान का अक्षय भंडार भी विद्यमान है। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। समय नहीं रहने के कारण वह संस्कृत भाषा ठीक से न पढ़ पाए और संस्कृत ही पढ़ने के कारण वे गीता समझ पाने में सक्षम रहे। वैद्यक में चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे, तो वेद में चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों जो हैं सो आयुर्वेद के ग्रंथों के रचयिता हैं। कौन कौन है? चरक मुनि, सुश्रुत और वाग्भट। नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं है। कौटिल्य यानी चाणक्य, अर्थशास्त्र उन्हीं का लिखा हुआ है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्म कांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता में संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आगे हम लोग देखें। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होता है। संस्कृत भाषा और संस्कृत
मानव मात्र की भाषा। हम यह कहें कि सिर्फ भारत की भाषा है, नहीं, वो मानव मात्र की भाषा है ना, मानव की भाषा है। आदर्श रंजन, आदर्श रंजन, क्या संस्कृत सिर्फ भारत की भाषा है? क्या संस्कृत सिर्फ भारत की भाषा है? कोई बताओ। संस्कृत क्या सिर्फ नहीं, वह मानव मात्र की भाषा है, मानव मात्र की भाषा है। यहाँ के जो ग्रंथ हैं, जो गीता, वेद इत्यादि हैं, इसका ज्ञान तो पूरे विश्व में जानने के योग्य है। इसके कारण पूरे विश्व को संस्कृत जानना आवश्यक है। अब संस्कृत विश्व भाषा कैसे बन सकती है, उसके बारे में हम लोग देखें। संस्कृत विश्व भाषा कैसे बन सकती है, देखो आगे उसके बारे में लिखा हुआ है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए साहित्य कहा गया क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। ठीक है, आर्य समुदाय इसे अपनाता है। उसके बाद देखो, वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है, सभी को अधिकार है संस्कृत पढ़ने का। अब सभी लोग संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में देखो। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। समझ गए? तो विश्व भाषा क्यों बन सकती है? क्योंकि वह कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। आप भी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। और प्रियांशु क्या बोलना चाह रहे हो? प्रियांशु, संस्कृत विश्व भाषा कैसे बन सकती है? मानव मात्र की भाषा कैसे बन सकती है? क्योंकि यह कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, इसलिए वह मानव मात्र की, संसार की भाषा बन सकती है, विश्व की भाषा बन सकती है। ठीक है।